मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इंडिया में आई तो बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, स्कूल से लेकर पीएचडी तक। अभी मेरे साथ हैं सौभाग्यम शर्मा, जिनका सिलेक्शन कोरिया के एक यूनिवर्सिटी में हो गया है पीएचडी करने के लिए। डॉक्टर बन जाएंगी, लेकिन वो वाली डॉक्टर नहीं जो कोरोना में इलाज करता है। ये पढ़ाई के बाद जब लोग डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरेट का डिग्री मिलता है, तब वो डॉक्टर बनते हैं। आइए जानते हैं सौभाग्यम से कि कैसे आपने स्कॉलरशिप पाया और कोरिया कब जा रही है और क्या है पूरा। एक्चुअली मेरा प्लान बाहर जाने का शुरू से था, बिकॉज़ इंडिया में 5 to 6 years लग जाते हैं पीएचडी करने में, और स्टाइपेंड भी मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वो लोग कब देते हैं कब नहीं देते, और अभी सिचुएशन और ही ज़्यादा बुरी है। तो आई वाज ट्राइंग सिंस लास्ट ईयर, और मुझे साउथ कोरिया जाने का मन इसलिए था क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड है। तो और इतना पढ़ के क्या कीजिएगा, मतलब आपने ग्रेजुएशन तो किया ही होगा। हाँ, कहाँ से दिल्ली किया, यूनिवर्सिटी से। किस और सब्जेक्ट में। फिजिक्स फिजिकल में। साइंस में। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने। मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग कार्मल स्कूल से थी, और फिर +2 जेवियर से, हज़ारीबाग से ही था तो वो। मास्टर्स भी किया होगा आपने। हाँ, एमिटी यूनिवर्सिटी से, किस अप्लाइड सब्जेक्ट में। अप्लाइड फिजिक्स में। अप्लाइड, उसके हाँ, बाद भी कुछ पढ़ाई किया है क्या। उसके बाद मेरा रिसर्च था 1 साल बीआईटी मेसरा में। और उसके बाद उसी टाइम से जब मैं मास्टर्स में थी तभी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन था बाहर जाने का और मैंने कभी गैप ईयर लिया नहीं था, तो मुझे वो 1 साल खल रहा था। बिल्कुल, तो फिर कितना साल का होगा अभी आप जब जा रहे हैं स्कॉलरशिप पे पीएचडी करने के लिए। तो क्या स्कॉलरशिप में आपका पैसा भी लगेगा कोरिया जाने के लिए, या फिर पैसा आपको मिलेगा क्या है? एक्चुअली वो लोग ही सब कुछ कवर कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, एयर फेयर और वीज़ा में जो पैसे लगता है सब कुछ वो लोग दे रहे हैं, प्लस $1,000 दे रहे हैं पर मंथ। अच्छा, और तो चार एक साल तरह का से मेरा। आपका जॉब लग गया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, पढ़- इंडिया में तो पढ़ने वही के है। पैसे मिलेंगे। हाँ, पढ़ने के पैसे मिलेंगे। तो 4 साल का मेरा प्रोग्राम है, 3 साल मेरी पीएचडी की पढ़ाई होगी, और 1 साल वो लोग फुली पेड मतलब लैंग्वेज कोर्स भी कराते हैं। तो इस फिजिक्स में क्या आप आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, क्या प्रॉपर सब्जेक्ट है। मेरा काम है डिस्प्लेज में, फ़ोन का डिस्प्ले, टीवी। तो मेरा गोल इसलिए था साउथ कोरिया क्योंकि सैमसंग, एलजी जो हम सुनते हैं वो वहीं की कंपनीज़ हैं। तो अब वहाँ पे जब मैं इस चीज़ में रिसर्च करूँगी तो मैं वहाँ के लैब देख पाऊँगी, वहाँ काम कर पाऊँगी, और फिर मैं चाहती हूँ कि एज अ साइंटिस्ट ही मैं काम करूँ आगे। बिल्कुल, तो मेरा एक और सवाल है, अगर कोरिया जाने के लिए आपको इसी सब्जेक्ट में करना है और आपका पैसा लगे अगर हर महीने, तो तब भी क्या आसान है सब लोगों के लिए करना। सब लोगों के लिए आसान तो नहीं है, बाहर पढ़ने जाना ही आसान नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट के टिकट ही 30-40 हज़ार की हो जाती है, और एक नॉर्मल हाउस होल्ड में जाने आने के लिए एटलीस्ट आपको उतना पैसा होना चाहिए। और साउथ कोरिया महंगी कंट्री है, इट इज़ 65% मोर कॉस्टली देन इंडिया। बिल्कुल, एक तो कॉस्ट की बात है, प्लस दूसरा बात है कि फिजिक्स में जाकर कहीं और से पीएचडी करना कितना आसान होता है। क्या आप मास्टर्स करने के बाद इजीली फिजिक्स में जाके एनरोल हो सकते हैं कहीं भी। नहीं, आपको पीएचडी के लिए एक प्रोफेसर आपको बुलाए वो बहुत ज़रूरी है अच्छा। पीएचडी के लिए, क्योंकि आप उस प्रोफेसर के अंडर काम कर रहे हैं, वो प्रोफेसर आपकी डिग्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो वो फेज़ बहुत मुश्किल होता है जब आप एक प्रोफेसर ढूंढते हैं जिसके काम, आपके काम और आपके इंटरेस्ट अलाइन करें और आप वहीं काम कर पाए। और प्रोफेसर्स को, क्योंकि इतने सारे बच्चे मेल करते हैं, इतने सारे बच्चे उनसे बात करते हैं, कि वहाँ पे सेलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो टेस्ट भी होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिला। एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसा कि मैंने बोला, प्रोफेसर्स को मेल करना। आपको ऐसा मेल लिखना है कि उस प्रोफेसर को डेली बेसिस पे जो 100 मेल आता है उसमें से आपका मेल स्टैंड आउट करना चाहिए। फिर वो लोग अपने से इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, वो लोग प्रोसेस बताएंगे कि कब वो इंटरव्यू लेंगे और क्या करेंगे, और फिर वो लोग आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और प्रपोजल कैसे लिखना है, और बाकी उसमें वो लोग आपको गाइड करेंगे तो इफ़ दे सेलेक्ट ये यू। सब सारा प्रोसेस कितना दिन का होता है। आपको तो एक रिसर्च पेपर भी लिखना होता होगा ना, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, तब हाँ, सिलेक्शन हाँ, होगा। हाँ, मैंने प्रपोज़ल लिखा था। एक्चुअली मैंने बताया ना कि पिछले जून जुलाई से ही मैंने मेल करना स्टार्ट किया था। फाइनली अक्टूबर में मुझे एक अच्छा प्रोफेसर मिला यूनिस्ट में, और फिर अक्टूबर से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे वो रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह लिखने में 2-3 महीने लग गए, और
फिर ये क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसेस भी 3-4 राउंड्स में होता है, तो इसमें भी मार्च से अभी जाकर फाइनल रिजल्ट आया है। बिल्कुल। तो कितने लोग करते होंगे, मतलब जनरली कितने लोग अप्लाई करते होंगे और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है ऐसे? इस साल तो आई थिंक 5000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 54 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और इन 54 में मास्टर्स प्लस पीएचडी स्टूडेंट्स हैं दोनों मिलाकर। और ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड दे टेक अराउंड 1200 स्टूडेंट्स। अच्छा। और अप्लाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्योंकि अभी साउथ कोरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग तो कंट्री ये है। कितना साल आप रहेंगी कोरिया में फिर? 4 years 4 4 years। साल वहीं रहना है? हाँ, 4 साल वहीं रहना है, साल में 4 एक। साल जब वहीं रहेंगे तो यहाँ मम्मी पापा क्या हाल होगा, आइए उनसे भी जानते हैं। आप लोग मम्मी पापा कहाँ पे है? थोड़ा कैमरामैन से मैं बोलूँगा यहीं पे है, उन्हें दिखाया जाए। आइए बात करते हैं इनकी मम्मी से। तो आंटी बताइए, आपकी बेटी जो है 4 साल अब कोरिया जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? अब कैसे इसको विदा करेंगे? मेरी बेटी बचपन से इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी दूर जा रही, क्योंकि वो मेरे दिमाग को भर दिया है कोरिया से। हाँ। हाँ, और इतना भर चुकी है कि हम जब किसी को बताते हैं मेरी बेटी जा रही है तो सबको डर लगने लगता है, माय गॉड इतना दूर भेज रही अकेले है। कैसे जाएगी? हाँ, कैसे जाएगी, कैसे रहेगी जो 24 घंटा केयर में रहती है। बिल्कुल। तो तो आप लोगों ने कितना मेहनत किया है इसके पीछे? इसको ये मत पूछिए, मैं इसके पीछे खड़ी थी, ये जो कहती गई मैं करती गई। मेरे दिमाग में सवाल नहीं उठा कि प्लीज, मैंने अपने विचार को कभी थोपा ही नहीं। मेरा मन क्या करता है ये मैंने कभी बताया ही नहीं कि ये करो वो करो। एक्चुअली जब ये +2 करी ना, तो अचानक से ये कहती है मैं DU जाऊंगी। अच्छा। और फिर हम सारे नर्वस हो गए घर में। अचानक से दिल्ली भेजना, सारा मैनेजमेंट भाई, सब तो इकोनॉमिक गेम है। तो पैसे इतने सारे, दिल्ली जाना रहना, बच्ची को पहली बार मैंने आज तक इसे एक दिन के लिए कहीं अकेले नहीं जाने दिया। अच्छा। और अचानक DU जाने की बात कर दी, तो मैं अपने इमोशन को दबा के इसको सपोर्ट किया। हम दोनों में फाइट भी हुआ बहुत। अच्छा, कि क्या जरूरी है भाई दिल्ली जाना, क्या जरूरी है, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं बोली नहीं, अगर ये बोल दी तो ये जाएगी। मैं भी बहुत बार इसको बोली कि प्लीज मत जाओ, कैसे रह पाऊंगी मैं, लेकिन ये बोली मम्मी हमको दिल्ली ही जाना, तो गई। और गई तो चूंकि इसके रिजल्ट इतने अच्छे थे कार्मेल में कि जेवियर्स में विदाउट रीजन कोई कुछ नहीं लगा मुझे। जेवियर्स में से भी अब सबसे बड़ी बात है कि डेड एग्जाम एडमिशन जो हो रही थी ना, वो खत्म हो चुकी थी। उसके नेक्स्ट डे, जबकि जेवियर्स का रिकॉर्ड नहीं लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट डे इसका गई और इसका एडमिशन ले लिया। और जेवियर्स में इसका आसानी से हो गया, कार्मेल में इसका आसानी से हो गया, क्योंकि ये अपना ही पावर इतना अफोर्ट लगाई है कि मैं इसको कैसे रोक सकती हूँ। ये अपने सपने को साकार करने जा रही है, मैं कैसे रोक सकती हूँ? जो मैंने नहीं जिया वो ये तो जी ले। बहुत सही है। तो फादर भी हैं सौभाग्यम के, आइए जानते हैं। बहुत पॉपुलर पर्सन है, फिर पहले भी जो हुआ है कैसा लगा? थोड़ा सा तकलीफ तो होता है, क्योंकि दूर जाना और वो भी दूसरे देश में, तो लेकिन क्या करें, मान लिया कि इसका स्कोप ही वही है। हमारा एजुकेशन पॉलिसी अभी उतना यहाँ नहीं कर पा रहा है, तो हम ये तो बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, और इसका एम ही था कि कोरिया या ऐसा जगह जाएं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा मार्केट हो या रिसर्च का ज़्यादा हमको एम और एम्बिशन हो। तो इसको अप्लाई की और ये किया। हम लोग तो लगे थे, मेन फाइनेंशियल भी देखना पड़ता है, पढ़ाई अगर बच्चों को आप करा रहे हैं तो लेकिन अब तो स्कॉलरशिप मिल गया है इसको। तो स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था हम लोग को, फिर कंप्रोमाइज करना पड़ता। लेकिन नहीं भेजते आप? नहीं भेज पाते, इसलिए नहीं भेज पाते कि जाना तो इसको था ही। तो लेकिन हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता, क्योंकि फिर उतना पैसा का व्यवस्था करना और फिर पढ़ाई करना भेजना, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता, सोचना पड़ता। लेकिन इसका जज्बा देख के फिर हम लोग कुछ कंप्रोमाइज करते। अभी तक हम लोग लाइफ में बहुत सारा कंप्रोमाइज, हमारी वाइफ एडवोकेट थी, कोर्ट जाती थी, फिर कोर्ट का प्रैक्टिस इन्होंने 10-15 साल से छोड़ दिया बच्चों के चलते। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरा बेटा भी पिछले साल क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें ऑल इंडिया रैंकिंग 396 था उसका जनरल में। तो उसको भी अभी नेशनल लॉ कॉलेज भोपाल में एडमिशन हो गया है 1 साल बाद। तो दोनों बच्चों को मेरी वाइफ ही बनाई, चूँकि ये सारा काम बाहर का छोड़ के हम बोले कि नहीं ठीक है, बच्चा लोग भी बन जाए तो एक काम होगा। और फाइनेंशियल दिक्कत तो होता है, और बच्चे के दिमाग में सबसे पहले है कि पैसा से ही सब कुछ होता है, निकालना पड़ेगा। हमारा मानना था कि नहीं, बगैर पैसा का भी तुम चाहो तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो।
सो गार्जियन के पास अगर हाँ, स्कॉलरशिप इन लोग के लिए एक मतलब बहुत अच्छा बन बहुत गया है। अच्छा रहा। और हमें आश्चर्य होता है फैज जी कि मतलब कि हम भी थोड़ा सा रिसर्च और इस सब क्षेत्र में हम काम करते हैं, तो बाहर के दुनिया के देश कितने अच्छे हैं कि जो मतलब स्टूडेंट का टैलेंट को पहचानते हैं, और हमारी सरकार या हमारा देश नहीं पहचान पाता है। जैसे आपको पीएचडी बंद होने वाला था कुछ दिन पहले, बोलते हैं 6 महीना में पीएचडी करके खत्म कर दो। बिल्कुल। अब हम बताते हैं एक उदाहरण कि हमने एक रॉयल सोसाइटी ऑफ इंसेक्ट है ब्रिटेन का, जो सबसे ओल्डेस्ट वर्ल्ड का सोसाइटी है, तो उसमें उसका मेंबरशिप के लिए हम अप्लाई किए, तो उसका फेलोशिप का भी है। तो उन्होंने कभी हमसे नहीं पूछा कि आप कितने पढ़े हो, क्या किए हो। उन्होंने बोला कि आप पिछला 10 साल का अपना वर्क का सीडी हमें भेज दो, हमें कोई मतलब है कि आप साइंस ग्रेजुएट हो कि आप बचपन में पढ़ाई छोड़ दी हो, उससे कोई मतलब। जबकि यहाँ इंडिया में हल्का सा भी कुछ अप्लाई करते हैं तो वो पूछता है कि आप साइंस ग्रेजुएट नहीं हो तो आर्ट्स पढ़ के फिर ये काम कैसे कर लिए, इसका तो काम का कोई आपके पास ही नहीं है, कौन आदमी है जो आपके अंदर में काम करवाया। तो कितना अंतर है सोच का। बिल्कुल। तो देखिए यही एक अंतर है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में और जैसे स्कॉलरशिप जो देते हैं, और अभी के यूनिवर्सिटीज़ में यही डिफरेंस है कि लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं और उनके अंदर थोड़ा सा अगर टैलेंट है, थोड़ा स्किल है, तो उनको बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, और ना डिग्री मांगा जाता है ना स्किल मांगा जाता है। स्किल्स तो मांगा जाता है, डिग्री नहीं मांगा जाता है। ये जानते हैं कि कितने कैलिबर है आपके अंदर। तो ये चीज़ आपको शायद कोरिया में देखने को मिलेगा सौभाग्यम जी, और यही डिफरेंस है शायद एजुकेशन सिस्टम में। तो हो सकता है आप आगे जाके साइंटिस्ट बने, तो इंडिया के लिए क्या कीजिएगा फिर मेरा तो गोल यही है कि इंडिया में भी जो मतलब साउथ कोरिया में, मैंने जब अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा था तो मैंने लिखा था कि झारखंड इंडिया में 80% कोल सप्लाई करता है, पर यहाँ पे बच्चे अभी भी कैंडल लाइट में पढ़ रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पर उसे यूज़ करने के लिए ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई एफ़र्ट लगाता है कि सही से यूज़ करें। तो मैंने ये लिखा भी था, और मेरा यही पर्पस भी है कि जो कंट्रीज़ अपने रिसोर्सेज को ना होते हुए भी इतने अच्छे से, इतने डेवलप्ड कंट्री है, वो चीज़ मैं वहाँ से सीख कर आऊँ और फिर इंडिया में वो सारे चीज़ मतलब सुधारूँ, टेक्नोलॉजी सुधारूँ और लोगों का वर्क एथिक सुधारूँ। तो वही मेरा मेन गोल रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए एक साइंटिस्ट बन के अगर वहाँ से आएंगी तो ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप जाएं कोरिया और जल्दी से कुछ अच्छा करके आएँ। जल्दी तो नहीं होगा, 4 साल बहुत दिन लगेगा। आप देखिए वहाँ से मम्मी पापा को तो आप मिस करेंगे ही, लेकिन आजकल का दौर है टेक्नोलॉजी वाला, तो फ़ोन में, व्हाट्सएप में और वीडियो कॉल से हो जाता है। लेकिन पहले का दौर जब लोग जाते थे 1 साल भी पढ़ने के लिए तो बहुत कठिन होता था, जब तार लिखना पड़ता था, चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी। लेकिन अब थोड़ा सा ईजी हो गया। हाँ, यही है। मैंने मम्मी को बोला भी था, तो मम्मी ने भी यही बोला था कि लोग तो एक शहर में रह के नहीं मिलते हैं। और क्योंकि मैं दिल्ली गई थी बहुत स्मॉल एज में, 5 साल में